भारत में जो लोग हमारी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं चुनाव तो रिग्ड हैं, उन्हें आज इंडोनेशिया के साथ हुए हमारे नए समझौते के बारे में जानना चाहिए। भारत और इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों देश चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। इसके अलावा चुनाव कराने वाले अधिकारियों को नई ट्रेनिंग दी जाएगी। नई टेक्नोलॉजी को भी दोनों देश शेयर करेंगे और उस पर काम करेंगे। भारत और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडोनेशिया में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है। यहाँ की जनसंख्या 28.5 करोड़ है, जबकि दूसरे नंबर पर मुसलमानों की जनसंख्या में पाकिस्तान आता है, जहाँ की आबादी 25.5 करोड़ है। इंडोनेशिया में 87% आबादी मुस्लिम है, जबकि लगभग 2% आबादी वहाँ पर हिंदू भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी संस्कृति और भाषा पर संस्कृत का बड़ा गहरा प्रभाव दिखाई देता है और वो आज भी दिखता है। वहाँ की आधिकारिक भाषा, जिसे हम भाषा इंडोनेशिया भाषा कहते हैं, जिसमें लगभग 50% जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण और जातक कथाओं में इंडोनेशिया के द्वीपों का उल्लेख सुवर्ण द्वीप और सुवर्ण भूमि यानी सोने की धरती के रूप में मिलता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि समुद्री और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे रहे हैं और आज भी ओडिशा में बाली यात्रा नाम का प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। ये उन प्राचीन समुद्री यात्राओं की याद में आयोजित होता है जब ओडिशा के व्यापारी और नाविक समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा और जावा में व्यापार करने जाते थे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों का बड़ा गहरा जुड़ाव है। भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में इंडोनेशिया से आए कई विद्यार्थी बौद्ध दर्शन की पढ़ाई करते थे। नालंदा के एक शिलालेख के अनुसार पाल वंश के राजा देवपाल ने सुवर्ण द्वीप यानी इंडोनेशिया के महाराजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर इंडोनेशिया के छात्रों के लिए एक बौद्ध विहार बनवाया था और उसके रखरखाव के लिए कई गांव भी दान में दे दिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम गरुड़ है और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। भारत में जैसे सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वैसे ही इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का हिंदी में मतलब है अनेकता में एकता, और ये भी भारतीय संस्कृति को ही दिखाता है। इसी तरह इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा इंडोनेशिया है। कुछ समय तक इंडोनेशिया के 20,000 रुपये के नोट पर भी 20,000 की जो उनकी करेंसी है उसके नोट पर भी गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। इस नोट के दूसरी तरफ एक क्लासरूम की तस्वीर है जिसमें शिक्षक और बच्चे पढ़ाई करते नजर आते हैं। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को बुद्धि, कला और शिक्षा का देवता माना जाता है। वहाँ रामायण और महाभारत के नाटकों का मंचन होता है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं आपको वहाँ मिल जाएंगी और प्रम्बानंद जैसे भव्य हिंदू मंदिर उसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनमें भी भारत के डीएनए का एक अंश है। Just before I made my state visit to India, I had what is called genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. Today at the state banquet in our palace, you know, state banquet, very formal. But I cannot help, my ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. तो जब दो देश मिलते हैं, समझौते तो करते ही हैं, व्यापार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब दो देशों का समाज एक दूसरे से मिलता है, दो देशों की संस्कृति, भाषा, कल्चर, वो सब एक दूसरे से मिलता है, तो ये देश और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं।
और यही बात आज हम आपको बता रहे हैं इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों के बारे में।